गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है गिफ्ट सिटी। तो ये आपके गवर्नेंस के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IFSCA जो है आपका इंटरनेशनल फॉरेन सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, उसमें जो है चेंजेस जो है लेकर आए हैं, उसमें रेगुलेशंस लेकर आए हैं जिसको नोटिफाई कर दिया है। जिससे होगा क्या कि आपका जो गिफ्ट सिटी है गुजरात की, वहाँ पर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो है अपना कैंपस एस्टेब्लिश कर पाएंगी। तो उससे पहले हम ये समझते हैं गिफ्ट सिटी क्या है। एक फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाया जा रहा है, एक सिटी बनाई जा रही है साबरमती रिवर के पास, जो कि अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में सिचुएटेड होगी। पहली हमारी ये ऐसी ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी होगी कंट्री की, जहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी होंगे, और ये ऑफ कोर्स मतलब फ्रॉम द स्क्रैच बनाई जा रही है। तो इसमें ऑफ कोर्स इंडिया का सबसे पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर भी यहाँ पर लोकेटेड होगा। तो मतलब आपके जो चेंजिंग लाइफस्टाइल और न्यू टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर जो है लाई जाएंगी। एक इमेज हम बनाने की कोशिश करेंगे कि इंडिया की एक ग्लोबल सिटी है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज भी जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। इको सिटी होगी ये ऑफ कोर्स। यहाँ पर जितने भी रिफॉर्म गवर्नमेंट लेके आना चाहती है वो धीरे धीरे यहाँ पर टेस्ट कर सकती है। फिर यहाँ पर लोगों की लाइफ और लिवेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी जो है मॉडर्न जो है टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाएगा। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी है क्या? ये IFSCA जो है, ये एक ऐसी स्टेचुटरी बॉडी है जो कि आपके रेगुलेटर है, ठीक है। जो इस गिफ्ट सिटी के अंदर जो आपका IFSC है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, उसकी जो है रेगुलेटर है। मतलब जितने भी यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज होंगी, उन सब की रेगुलेशन जो है आपके RBI सेबी वगैरह नहीं करेंगे। ये IFSC जो है डेडिकेटेड जो है वो रेगुलेटर एज अ यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। सो अब ये न्यू गाइडलाइंस क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़, वो गिफ्ट सिटी में अपना जो है सेंटर इस्टेब्लिश कर सकती हैं, कैंपस इस्टेब्लिश कर सकती हैं। तो अभी क्या होता था कि उनको बहुत मुश्किल होता था इंडिया में आना, लेकिन वहाँ गिफ्ट सिटी में उनको अगर इस्टेब्लिश करना हो तो उनको आसानी होगी, ठीक है। फिर अगर उनको प्रॉफिट जो है वो अपना रिपैट्रिएट करना है अपनी पेरेंट कंट्री में, तो वो वापस वहाँ पर कर सकते हैं। या पेरेंट कंपनी में अगर वो वापस अपना प्रॉफिट जो है वो जनरेट करते हैं जो इंडिया से गिफ्ट सिटी से, वो अगर वापस वहाँ भेजना चाहते हैं तो वो भेज सकते हैं, ठीक है। सो IFSCA जो आपका रेगुलेटर होगा, उनके पास ये राइट होगा कि वो फॉरेन कैंपसेस के जो जो भी गिफ्ट सिटी में इस्टेब्लिश होंगे उनको इंस्पेक्ट कर सके और उनके उनकी जो है रेगुलेशन कर सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। आपके सिक्योरिटी टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के स्ट्रेटजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन जो है SSBN INS अरिहंत, उसने K-15 सागरिका जो है आपका मिसाइल टेस्ट किया है। तो इसने जो है बे ऑफ बंगाल में बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ ये टेस्ट हमने कंडक्ट किया है। तो पहले तो हम देखते हैं INS अरिहंत क्या है। 6000 टन की सबमरीन है, न्यूक्लियर सबमरीन है ऑफ कोर्स। और इसमें हमारा 90,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट, एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल, उसके अंदर इसको बनाया गया है। और ये ऑफ कोर्स 2009 में इसको जो है हमने लॉन्च किया था और 2016 में इसको कमीशन कर लिया है, ठीक है। तो ऐसे तीन और सबमरीन्स मतलब टोटल 3 सबमरीन्स बनेंगी। एक बन चुकी है आपकी INS अरिहंत, एक INS अरिघत बन रही है जो अब शायद नेक्स्ट ईयर तक जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगी, और एक और बनाई जाने वाली है, ठीक है। तो ये इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। अब इसके फीचर्स देखते हैं। शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम ने इसको बनाया है। न्यूक्लियर सबमरीन्स का फ़ायदा ये होता है कि ये ओशन के अंदर बहुत ही लंबे टाइम तक, कई महीनों तक ये रह सकती हैं, इनको ऊपर आने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसके अंदर न्यूक्लियर टिप बैलिस्टिक मिसाइल्स भी लगाए जाते हैं जिनको हम SLBM कहते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी K-15 सागरिका मिसाइल्स का, जिनकी 750 किलोमीटर तक की रेंज है, उनको टेस्ट किया गया है। आने वाले टाइम में कहा जा रहा है कि K-4 मिसाइल्स, जिनकी 3500 से 4000 किलोमीटर के आसपास की रेंज होगी, स्ट्राइक रेंज, उसको भी जो है INS अरिहंत से टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। आपके सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का जो रैंक है इस बार 121 कंट्रीज़ में 107 आया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ऑफ कोर्स आप खुद देख सकोगे कि बहुत ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये रैंकिंग है। कोई सेंस नहीं बनती है इस रैंकिंग की, क्योंकि इंडिया को 107th रैंक दिया गया। श्रीलंका, जहाँ पर हम फूड सप्लाइज भेज रहे थे, जो है उनको 64th रैंक दिया गया है, ठीक है। पाकिस्तान, आपको पता है फ्लड से क्या हाल पड़े हैं वहाँ पर, उनको 99th रैंक दिया गया है, बेटर देन इंडिया, ठीक है। सो अब जो है इसमें ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो एक प्रोग्रेस मेजर करता है कि कैसे जो है ग्लोबली हम हंगर को से डील कर रहे हैं। तो इनका ऐसा कहना है कि कॉन्फ्लिक्ट,
क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक रीजंस की वजह से जो है, कोविड-19 के रीजंस की वजह से हम जो है जो आपका जो गोल है ग्लोबल हंगर को मिटाने का 2030 तक का, उससे बहुत दूर जा चुके हैं। ठीक है, अब जो है इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रही है ये भी देख लेते हैं एज़ पर दिस इंडेक्स। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया का जो चाइल्ड वेस्टिंग रेट है वो बहुत ही बुरा है, रादर वर्ल्ड में सबसे बुरा है। अंडर नरिशमेंट में थोड़ा सा जो है वो अंडर नरिशमेंट में भी हमारी जो है कंट्री में बढ़ा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और चाइल्ड स्टंटिंग जो है वो डिक्लाइन देखने को मिला है, चाइल्ड मोर्टेलिटी में भी डिक्लाइन देखने को मिला है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो जो ये इंडेक्स कह रहा है कि इंडिया की जो पोजीशन जो है वो जो है इम्प्रूव नहीं हुई है। तो अब हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में देखते हैं। बहुत ही शेडी ऑर्गेनाइजेशंस है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर लाइफ, ये दोनों मिलकर बनाते हैं इसको, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। और ये ज़ीरो हंगर के गोल को 2030 तक के लिए मेजर करता है। अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब इसमें ये चीज़ है कि ये डेटा जो हम जनरेट करते हैं, ऐसा नहीं कि ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा यूज़ करते हैं या कुछ करते हैं, ये अपने हिसाब से डेटा को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए, और ये डेटा बताते भी नहीं है कि ऑफ कोर्स कौन से पैरामीटर जो हैं और कौन कहाँ कब इन्होंने सैम्पल्स किए हैं, कहाँ पर सैम्पल्स लिए हैं और ये डेटा कहाँ से उन्होंने जनरेट किया। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बहुत क्वेश्चन करती है। बीच में कुछ न्यूज़ भी आई थी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कुछ चाइनीज़ जो है स्टेट है उनके भी फंडिंग बहुत आती थी इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में। तो कहा जाता है कि एक तरह से हिट जॉब अगेंस्ट इंडिया करता है ये। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो पहली बार इसको 2006 में बनाया गया था, हर साल अक्टूबर में पब्लिश किया जाता है। ये 4 पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स ये कहते हैं अंडर नरिशमेंट मतलब आपके कैलोरी का इंटेक कम है, चाइल्ड वेस्टिंग मतलब कि हाइट के हिसाब से वेट कम है, चाइल्ड स्टंटिंग मतलब एज के हिसाब से हाइट कम है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब अंडर एज 5 जो है मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन कितना है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है GSLV-MK3। साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इसरो जो है आपका हैवीएस्ट रॉकेट GSLV-MK3 जो है वो 36 सैटेलाइट्स ऑफ वन वेब कम्युनिकेशन, जो यूके बेस्ड कंपनी है, उनको लॉन्च करने वाला है श्रीहरिकोटा से कुछ टाइम में। और ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो हमारा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने, जो कि कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो है, उनको 2 कॉन्ट्रैक्ट मिले थे मैसर्स वन वेब यूनाइटेड किंगडम से। तो उसके ही बेसिस पर ये जो है लॉन्च होने वाला है। तो ये GSLV-MK3 की सेकंड फ्लाइट होगी, क्योंकि इससे पहले चंद्रयान 2 को भी इसी जो है रॉकेट ने भेजा था। और लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि इस रॉकेट का एक कमर्शियल लॉन्च में इस्तेमाल किया जा रहा है। सो अब इंडिया के पास कौन कौन से रॉकेट्स हैं इस टाइम पर? PSLV, GSLV और GSLV-MK3। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था NGLV भी जो है, नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल जो है आपका, लॉन्च व्हीकल भी जो है इसरो बनाने की जो है वो ट्राई कर रहा है, रादर प्रोग्रेस कर रहा है। तो अब वो है, उसके बाद वो भी जुड़ जाएगा ऑफ कोर्स इसमें। लेकिन अभी तक करंटली जो है हमारे पास ये 3 जो है ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल्स हैं। तो पहले तो हम देखते हैं GSLV होता क्या है। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है एक स्पेस लॉन्च व्हीकल है ऑफ कोर्स। और ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट्स में जो है सैटेलाइट्स या फिर जो है आपके जो भी पेलोड है उसको जो है वो लॉन्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है कि अर्थ के साथ साथ, जैसे समझ लो, अब हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि दिल्ली के ऊपर हमने एक सैटेलाइट लगा दी। तो अब उसके ऊपर वो सैटेलाइट लगी है, लेकिन अगर अर्थ रोटेट करेगी तो वो तो सैटेलाइट जो है वो उसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी, क्योंकि सैटेलाइट स्टेशनरी है लेकिन अर्थ रोटेट कर रही है। तो वो होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। लेकिन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है कि वो अर्थ के रोटेशन के हिसाब से ही जो है आपकी जियो सिंक्रोनस जो सैटेलाइट है वो उसके साथ साथ जो है वो मूव करती रहेगी। तो इसलिए क्या होता है कि जो GTO ऑर्बिट्स होते हैं उसमें वो अर्थ का एक बार चक्कर लगा लेती है, लगभग एक तरह से जैसे अर्थ चक्कर लगाती है वैसे अर्थ का चक्कर लगा लेती है। और रफली सेम एरिया ओवर द ग्राउंड वो हमेशा आपको देखने को मिलती है, क्योंकि वो अर्थ के साथ साथ चक्कर लगा रही है। ठीक है, बहुत ही बेसिक लेवल पर आपको समझाने के लिए ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इतना सिंप्लीफाइड नहीं होता है ऑफ कोर्स। ठीक है, बट आपको समझ आ जाए जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी में फ़र्क, इसके लिए बता रहे हैं। तो
GSLV जो है वो हैवियर पेलोड को लॉन्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। लगभग 5000 किलो जो है पेलोड जो है 37,000 किलोमीटर की जो है स्पेस में जो है उसको लॉन्च करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जबकि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है 2000 किलो तक का जो है वो 600 से 900 किलोमीटर की जो है डिस्टेंस पर लेके जा सकता है। तो GSLV को जनरली हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए यूज़ करते हैं। GSLV 3 स्टेज लॉन्चर है। PSLV 4 स्टेज लॉन्चर है, आपने देखा था अभी अपने कुछ दिन पहले किया था। GSLV में क्या है कि जो लास्ट स्टेज है, थर्ड स्टेज है, वो क्रायोजेनिक स्टेज है। ठीक है, मतलब वो आपकी लिक्विफाइड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एज अ फ्यूल को यूज़ करता है। सो अब हम देखते हैं GSLV MK3 क्या है। 2002 में इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था ताकि हम 4000 किलो के आसपास की सैटेलाइट्स को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो है वो लॉन्च कर सकें। ये भी एक 3 स्टेज व्हीकल है विद 2 सॉलिड स्ट्रैप्स ऑन मोटर्स, और इसको इवन हमारे जो गगनयान मिशन है उसमें भी GSLV में MK3 का ही यूज़ किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट चंद्रयान 2 का स्पेसक्राफ्ट भी हमने इसी GSLV MK3 से ही लॉन्च किया था 2019 में, जो ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया था। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैलेटाइजेशन एंड टॉरिफिकेशन प्लांट्स। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने रिसेंटली गाइडलाइंस रिलीज़ किए हैं कि कैसे वन टाइम ग्रांट दी जाएगी पैलेटाइजेशन एंड टॉरिफिकेशन प्लांट्स एस्टैब्लिश करने के लिए, ताकि जो है स्टबल बर्निंग ना की जाए। तो 50 करोड़ की इंसेंटिव स्कीम है, गवर्नमेंट कोई खुद से पैसा नहीं दे रही है, रादर जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन चार्ज लिया जाता है CPCB द्वारा उसी को ही फंडिंग को यूज़ किया जाएगा और इनको ये जो पैलेटाइजेशन और टॉरिफिकेशन प्लांट्स लगाने के लिए। तो कहा जाता है कि एक पैलेटाइजेशन प्लांट लगाने के लिए लगभग 35 लाख रुपए लगते हैं, टॉरिफिकेशन प्लांट लगाने के लिए लगभग 70 लाख रुपए लगते हैं। उसके लिए जो है फंडिंग गवर्नमेंट देने वाली है। तो पैलेटाइजेशन क्या होता है या टॉरिफिकेशन क्या होता है? जो आपके स्टबल होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप उसको जो है मोस्टली, क्योंकि लगभग अब पहले फैक्ट्स देखते हैं कि 27 मिलियन टन ऑफ पैडी स्ट्रॉ हम पंजाब और हरियाणा का जो रीजन है वहाँ पर जनरेट होता है। लेकिन जो 75% जो है आपका जो स्टबल होता है या पैडी जो स्ट्रॉ जो जनरेट होता है उससे, वो नॉन बासमती राइस से जनरेट होता है। तो उसके उसकी वजह से क्या होता है कि वो उसमें सिलिका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कैटल को एज अ फॉडर हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो वो तो वेस्ट जाएगा, इसलिए क्या करते हैं फार्मर्स उसको जला देते हैं। उसकी बजाय अगर हम उनके पैलेट्स बना लें, मतलब उसके छोटे छोटे से पार्ट्स बना लें, उनको इकट्ठा करके पैलेटाइजेशन कर दें या टॉरिफिकेशन कर दें और उसको हम थर्मल पावर प्लांट्स में कोल के साथ जलाएं, ठीक है, तो उससे बेटर है, हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा ना। कोल भी हमारे को कम लगेगा, हमारी कार्बन एमिशन भी कम हो जाएंगी और हमारा फ्यूल भी कम लग रहा है मतलब कोल भी कम लग रहा है थर्मल पावर प्लांट में जलाने के लिए। हम इन पैलेट्स का यूज़ कर सकते हैं और टॉरिफिकेशन कर सकते हैं। टॉरिफिकेशन में क्या होता है, वही जो आपका स्टबल है उसमें से वाटर या फिर बाकी वॉलेटाइल जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं उनको निकाल दिया जाता है ताकि वो ठीक से बर्न हो सके। तो ये पैलेटाइजेशन और टॉरिफिकेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे ताकि थर्मल पावर प्लांट्स में इस स्टबल का यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने जो है 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो है वो लॉन्च किए हैं अक्रॉस 75 डिस्ट्रिक्ट्स। जैसा कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बार बजट स्पीच में कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एस्टैब्लिश करना चाहती है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड फिक्स पॉइंट होते हैं, जो है ब्रिक एंड मोटर आउटलेट्स ही होते हैं, लेकिन ऐसे एरियाज़ में इनको लगाया जाता है जहाँ पर डिजिटल बैंकिंग जो है वो पहुँच नहीं पाई है। तो एक तरह से डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाने का ये काम करेंगे, लोगों को अवेयर कराएंगे कि डिजिटल जो है बैंकिंग या डिजिटल फाइनेंस कैसे वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए ही जो है 75 डिस्ट्रिक्ट्स में ये 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स लगाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ईस्ट एशिया समिट। आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने रिसेंटली 6th ईस्ट एशिया समिट के एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है वियतनाम में। तो ईस्ट एशिया समिट क्या है? इंडो पैसिफिक प्रीमियर फोरम है स्ट्रेटेजिक डायलॉग का, और ये 2005 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 18 इसके मेंबर्स हैं, ऑफ कोर्स इंडिया इसका मेंबर भी है। सिर्फ एशियन कंट्रीज़ ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स इसके मेंबर हैं। इसकी मेंबरशिप लगभग 54% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है और लगभग 58% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को भी रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो बहुत सारे इसके प्रायोरिटी एरियाज़ हैं जैसे यहाँ पर जो मेंशन किए गए हैं जिसमें ईएएस काम करता है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इप्सामार 7। तो 7th एडिशन ऑफ इप्सामार जो है वो पोर्ट एलिजाबेथ साउथ अफ्रीका में जो है वो कंडक्ट किया गया है। ये एक जॉइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि इब्सा कंट्रीज़ इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका जो है कि नेवीज़ आपस में कंडक्ट करती हैं। पहली एडिशन इसका जो है 2008 में किया गया था कंडक्ट। गोवा ने इसका 5th एडिशन जो है वो 2016 में जो है होस्ट किया था। जो 6th एडिशन था वो इब्सामार का, वो आपका साउथ अफ्रीका में ही 2018 में किया गया था होस्ट। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is gift city. This topic is important for your governance section. So recently Government of India has notified the regulations which have been framed by International Foreign Services Centers Authority so that foreign universities can set up their offshore campuses at gift city. Okay, so this is not international foreign services, rather it's a financial services. So anyways, what is gift city? So gift city is a financial service center, or it's a city, basically a new city, a greenfield smart city which is being constructed on the banks of Sabarmati River between Ahmedabad and Gandhinagar in Gujarat. This will also have a SAZE, that is a special economic zone, and it will also house the first international financial services center of India. And the aim is to have a globally benchmarked integrated city, so as to present the image of a global city. It will have it will be complementing the fast changing lifestyles and new technologies, and it will be a hub for global financial services. It will also help the government to serve as a test bed for driving reforms. And what is then IFSCA? So it's a statutory body which will be governing, or which will be regulating the International Financial Services Center in the gift city. It will be a unified regulator, and otherwise you know that our RBI, SEBI, PFRDA, IRDA, these agencies regulate the financial services in the country. But for specifically gift city, another statutory body has been established, IFSCA, which will be a unified regulator. It will be functioning as the unified agency on behalf of all these RBI, SEBI, etc., to serve as the regulator of financial services or global financial services which will be offered by IFSC in the gift city. So basically, the aim is to develop a strong global connect and promote ease of doing business in IFSC. So, what are the guidelines that have been issued with respect to establishment of foreign universities in this gift city? So, it will allow the educational institutions from top 500 world universities to visit gift city and establish their campus in this area. This will also allow them to repatriate any profit that they will generate here in the gift city to their parent entity. And they would also the IFSCA will also have the right to inspect the campuses which will be established by these foreign universities in gift city. So the next topic is submarine launched ballistic missile. This topic is important for your security section. So India's nuclear powered submarine INS Arihant has recently tested a submarine launched ballistic missile. So it is being said that K-15 Sagarika missiles having a range of up to 750 kilometers have been tested in the Bay of Bengal area. But let's see INS Arihant first. So it's a 6,000 ton submarine, and it was built under the Advanced Technology Vessel project, which was a top secret project of worth 90,000 crore rupees. And it is building three more SSBNs, which will follow INS Arihant. Okay, so the next submarine is INS Arigat, which will probably become operational by next year, and two more submarines would be made under this program, ATV program, later. So this INS Arihant is India's first indigenous nuclear submarine, and it was launched in 2009 and it was commissioned in 2016. It was built by Shipbuilding Center of Visakhapatnam. What is the unique thing about nuclear submarines is that they can go deep beneath the ocean, so that they can stay there for months without the need for them to come up above the sea, because they are nuclear powered.
and they will also carry nuclear ballistic missiles. So K-15 Sagarika missiles have been tested now, and probably it is being said that K-4 missiles, which have a striking distance of about 3,500 to 4,000 kilometers, they will also be tested from INS Arihant. So it will basically the strengthen the nuclear triad. What is nuclear triad of India? Nuclear triad means you have the a country has the capability to fire nuclear weapons from the land, from the air, and from the sea. Okay, so from three sources you can fire nuclear weapons. So only certain countries in the world have this capability, and India is of course one of them. So the next topic is Global Hunger Index. This topic is important for your social issues and governance also. So India has been ranked 107 out of 121 countries on the Global Hunger Index. So of course, this has been criticized by the government of India because the government of India said that this report is spurious. It has ranked India 107th out of 121 countries, even though the countries like Sri Lanka, to whom we were supplying food aid and food medicine aid, they have been ranked 64, much ahead of India. Okay, and this global hunger index is saying that conflict, climate change, and economic fallout of the COVID-19 pandemic has exacerbated the progress against hunger, and it is the next year the hunger in the world will worsen. Anyways, it has what about India's performance? It has said that India's child wasting rate is one of the worst in the world, and India's undernourishment has also risen in the country. Child stunting has declined, child mortalities has also dropped, but still the position of India is not very good. Anyways, what is global hunger index? So it measures the progress towards zero hunger by 2030, and it uses the four indicators: undernourishment, child wasting, child stunting, and child mortality. This is jointly published by Concern Worldwide and Welt Hunger Life. It was first produced in 2006, and it is published every October. So what is undernourishment? It means insufficient calorie intake. Child wasting means low weight for height. Child stunting means you have low weight as compared to your age, and child mortality means under age 5 child mortality. So there are certain accusations against global hunger index. It was also found that certain Chinese state companies were funding these two organizations, Concern Worldwide and Welter Hunger Life. They are not recognized by UN as of now as recognized bodies, and thus these indicators that they are using, they are not disclosing which kind of criteria they have followed while collecting the samples, and they have not even shared the detailed study of the sample that they have taken. Okay, so they do not even rely on National Family Health Survey data, which is far more reliable than any other data in India. So the next topic is GSLV MK3. This topic is important for your science and tech section. So ISRO is going to use GSLV MK3 for the launch of 36 satellites of OneWeb Communication, which is a UK-based organization. New Space India Limited has got the contract for it to launch uh, these satellites. It will be the second flight of GSLV MK3. The first flight was, of course, when Chandrayaan 2 was launched from this very rocket launcher, and this will be the first time this GSLV MK3 will be used for a commercial launch. Uh, India currently has three operational launch vehicles: PSLV, GSLV, and GSLV MK3. So, what is the GSLV? GSLV is a space launch vehicle which is used to place space objects in the geosynchronous orbits. So, geosynchronous orbit means that it also rotates with the Earth, so that the satellite that is placed upon a city or a place roughly stays visible throughout the day, so that they are moving with the Earth, or they are rotating with the Earth. So that's why it appears that the satellite is just above the ground. So GSLV is used to put heavier payload into the space as compared to PSLV. And GSLV, unlike PSLV, GSLV is a three-stage launcher, and it also has a cryogenic component in the last stage.
So GSLV MK3 was approved in 2002, and aims to have the capability to launch 4-ton class satellites to geosynchronous orbits. It's a three, of course, it is also a three-stage vehicle, and it will support our manned mission, the Gaganyaan mission also. And recently, Chandrayaan mission 2 was also launched through this GSLV MK3 in 2019. So the next topic is pelletization and torrefication plants. This topic is important for your environment section. So Union Environment Ministry has recently released the guidelines for grant of one-time financial support for establishment of pelletization and torrefication plants. So a 50 crore incentive scheme has been launched. The government will not be funding anything from its own kitty, but rather using the environment protection charge which is being levied by CPCB, and this will be used to fund the pelletization and torrefication plants. The estimated cost of a pelletization plant is almost 35 lakh, whereas that of the torrefication plant is 70 lakh rupees. So what is pelletization and torrefication? Before that, we have to understand what is a paddy straw. So you know that stubble burning is a major issue in Punjab and Haryana region, and 75% of the stubble that is generated cannot be used as a cattle fodder because it has high silica content. So that's why the farmers are forced to burn it. And so pelletization and torrefication seems a viable option, whereby you convert this paddy straw into pellets and mix it with coal in thermal power plants. Similarly, torrefication is done where stubble is the water is taken out, and other volatile substances are taken out of the stubble, and so that its energy density, grindability, and storability can be increased, of course, but it is a costlier process. That's why its cost is bigger than pelletization. But the benefit is that instead of burning them just in the field, you can use these paddy straws in the thermal power plants. So of course you would save the coal also, and you would also reduce the carbon emissions. So for that, the government has approved one-time financial grant for setting up these two plants. So the next topic is digital banking units. This topic is important for our economy section. So PM Modi has recently dedicated 75 digital banking units across 75 districts to the country, to the nation. So it was announced by the Union Finance Minister in the 2022-23 budget that 75 digital banking units will be established in 75 districts of the country. So these digital banking units are specialized fixed points which will be having certain minimum digital infrastructure, so that they will spread digital financial literacy to the far away regions of the country. So basically, they will be brick and mortar outlets whereby banks and these participating agencies will be partnering with each other, and they will be establishing these digital banking units, and they will be imparting financial literacy to the people. So the next topic is East Asia Summit. This topic is important for our international relations. So India has recently participated at the 6th East Asia Summit, which was held recently at Hanoi, that is in Vietnam. And this East Asia Summit is the premier forum for strategic dialogue in Indo-Pacific. It was established in 2005. It has, apart from 10 Asian countries, it has Australia, China, India, Japan, New Zealand, South Korea, Russia, and United States as partner countries. So the EAS membership almost represents 54% of world population and almost 58% of global GDP. So these are the certain priority areas of regional cooperation within the framework of East Asia Summit, like environment and energy, education, finance, global health issues, natural disaster management, and Asian connectivity. So the next topic is IPSAMAR 7. So the 7th edition of IPSAMAR was recently, this topic is important for your international relations, of course. So 7th edition of IPSAMAR was recently held at Port Elizabeth in South Africa. So it's a joint multinational maritime exercise between IPSA countries, India, Brazil, South Africa. The first edition of this exercise was organized in 2008. The fifth edition was organized in 2016 in Goa, and the sixth one, the previous one, was organized in South Africa in 2018. So these were our topics for today.
We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.